एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके रीट के एग्जाम के लिए जो आपका सीडीपी का सिलेबस है उसकी यूनिट वाइज सीरीज को स्टार्ट किया है। इसकी मैंने फर्स्ट यूनिट आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर जितने भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट हो सकती है, सारी मैंने एक ही वीडियो में कवर की है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट 2 को, जिसमें आपके 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सेकंड इज व्यक्तित्व एंड थर्ड इज इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तीनों टॉपिक को मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को। तो सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है वो है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है, इसकी विधियां कौन कौन सी, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सी चीज इसे प्रभावित करती है, सारी चीजों के बारे में आज बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगी। व्यक्तित्व को जो होता है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है पर्सनालिटी की, वो हुई है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। किससे हुई है? पर्सोना शब्द से। इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि किस शब्द से हुई है पर्सनालिटी की उत्पत्ति। लैटिन भाषा की किससे हुई है? पर्सोना से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकाब या मुखौटा। क्लियर हो गया? पर्सनालिटी जो होती है वो किससे बनी हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बनी हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? बाहरी आवरण, नकाब या मुखौटा होता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। सबसे पहले मैंने इसीलिए पर्सनालिटी को उठाया है ताकि आप इसे जानोगे, तभी आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषाएं देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने ली है तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट दी है विलियम वुडवर्थ ने, वीवी से आप कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति से उस व्यवहार का बोध होता है, यहाँ पर लिखिएगा व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है और किसी को अप्रिय। पर्सनालिटी, भाई सबकी पर्सनालिटी अपनी अलग अलग होती है। किसी को किसी की पर्सनालिटी अच्छी भी लग सकती है और किसी को किसी की पर्सनालिटी अप्रिय यानी कि बेकार भी लग सकती है। तो ये दोनों चीजें आपको माइंड में रखनी है। ये किसने कही है बात? ये विलियम वुडवर्थ ने कही है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो व्यक्तित्व होती है वो व्यक्ति की जन्मजात यानी कि जब वो जन्म लेता है जब से, और जो वो अर्जित करता है तब तक प्रवृत्तियों का योग होती है। यानी जन्मजात प्लस अर्जित दोनों का योग होती है। किसने कही है ये लाइन? वैलेंटाइन ने कही है। क्लियर होगी? थर्ड डेफिनेशन देखिए। थर्ड डेफिनेशन दी है आपके GW आलपोर्ट ने। तो ये कैसी होती है? व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण समंजन का निर्धारक हो, व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहा है इन्होंने? ऑलपोर्ट ने बोला है कि जो भीतर इन द सेंस की अंदर, जो व्यक्ति के अंदर की मनोदैहिक व्यवस्थाएं होती हैं, गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण समंजन का निर्धारक हो, क्या कहलाती है? पर्सनालिटी कहलाती है। तीनों डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, तो इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहला है आपका शरीर रचना के आधार पर। ये देखते हैं। तो शरीर रचना के आधार पर जो है, इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं, 2 मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? शेल्डन एंड क्रेशमर। इन दोनों ने, इसके जो प्रतिपादक हैं शरीर रचना के आधार पर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसका प्रतिपादन किया है। और देख लेते हैं इनका क्या क्या रोल है। शेल्डन ने क्या कहा है और क्रेशमर ने क्या कहा है, दोनों को देखेंगे। शेल्डन ने कहा है कि शारीरिक रचना के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में, शेल्डन ने जो होता है पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड क्रेशमर ने भी शारीरिक रचना के आधार पर ही 3 श्रेणियों में बांट दिया है। तो ये दोनों लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो सेम लाइन यहाँ पर आएगी। अब देखते हैं शेल्डन ने कौन कौन से बांटे हैं और क्रेशमर ने कौन कौन से बांटे हैं। पहले देखते हैं शेल्डन को। शेल्डन ने जो है फर्स्ट दी है गोलाकृतिक, सेकंड है आयताकृतिक, थर्ड है लंबाकृतिक। ये होता क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा, क्वेश्चंस बने हुए हैं इससे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ।
पहला है आपका गोल आकृति। ये कैसा होता है कि जो इंसान मतलब जो बंदे की पर्सनालिटी होती है इसमें वो दुबला पतला होता है और आलसी टाइप का होता है। वो दुबला पतला होगा तो उसके अंदर आलसीपन भरा हुआ होगा, तो ये किस में आता है? गोलाकृतिक में आता है। ये मैंने थोड़ा सा एक हिंट भी लिख दिया है, दुबला पतला इंसान होगा इसके अंदर, वो आलसी प्रवृत्ति का होगा। सेकंड है आयताकृतिक। इसमें क्या होता है? बंदा बॉडी बिल्डर होता है एक तरह से, उसके अंदर गुस्सा भरा होता है, तो उसे हम बोलते हैं आयताकृतिक। इसके बाद है लंबाकृतिक। इसमें क्या होता है? गोल मटोल होते हैं, मतलब मोटे टाइप के लोग होते हैं और ये थोड़े से हंसमुख होते हैं, रुचि लेके कार्य को करते हैं, तो ये आते हैं हमारे लंबाकृतिक में। तीनों क्लियर हो गए। सबसे पहला जिसमें आलसी होते हैं, दुबले पतले होते हैं। सेकंड इज आयताकृतिक जिसमें बॉडी बिल्डर, गुस्सा ज्यादा आता है। थर्ड है आपका लंबाकृतिक जो हंसमुख टाइप के होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रेशमर ने कौन कौन सी बताई है। क्रेशमर ने सबसे पहली बताई है आपकी एथलेटिक, जो होती है शरीर मजबूत। इसमें क्या होता है? शरीर मजबूत होता है, चौड़ा सीना होता है, लंबे हाथ पैर होते हैं। एथलेटिक बोला है सबसे पहले किसने? क्रेशमर ने। सेकंड दिया इन्होंने एस्थेनिक, जिसमें क्या होता है? हाथ पैर तो लंबे होते हैं, लंबा ही चेहरा होता है और सीना कैसा होता है? चपटा होता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी दी है इन्होंने पिकनिक। पिकनिक में क्या हो जाएगा? ये जो होते हैं गोल मटोल होते हैं और नाटे टाइप के होते हैं, तो तीसरा हो जाएगा इस टाइप से। तो आपको तीनों अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? जो कि शेल्डन ने दिया है। क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं और कौन सा सिद्धांत है। सेकंड है आपका शील गुणों का सिद्धांत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसी ही बनी होती है जैसे मकान की संरचना छोटी छोटी चीजों से। शील गुण का मतलब होता है व्यवहार, एक तरह से जैसे विचार हो गए, बुद्धि हो गया, मतलब हर एक की थिंकिंग अलग होगी, बुद्धि इंटेलिजेंस अलग होगी, चीजें अलग होंगी। हर एक इंसान के अंदर सब कुछ अलग अलग ही देखने को मिलता है, तो इन सब का जो मिश्रण होता है वो शील गुणों को व्यक्त करता है। इन्होंने बताया जैसे मकान जो होता है आप किससे बनाते हो? ईंटों से बनाते हो, सीमेंट चाहिए आपको, तो छोटी छोटी चीजें चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने जो व्यक्तित्व को डिफाइन किया, इन्होंने क्या कहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से वैसे ही बनी होती है, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है तब जाके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। और इसमें किस किसने योगदान दिया है? आलपोर्ट व कैटल का इसमें योगदान है शील गुण के सिद्धांत में। कैटल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है। इन्होंने कहा है कि शील गुणों की जो संख्या होती है वो 16 होती है। कितनी बताई है? 60। इन्होंने क्या कहा है कि शील गुणों को मापने की एक मापनी इकाई भी इन्होंने बनाई है। किसने? कैटल ने, जिसका नाम है 16 पीएफ यानी कि पर्सनालिटी फैक्टर। 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है इन्होंने मापनी बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ तो प्लीज उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए ताकि आप उसे लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकें। अब आगे देखते हैं। थर्ड है आपका सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत। पहला मैंने कौन सा बताया था? शारीरिक। सेकंड बता दिया शील गुण एंड थर्ड इज सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत, जो कि आपका दिया है कार्ल जुंग ने। इसको जुंग भी पढ़ा जाता है या युंग भी, दोनों ही आ जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी जुंग दे देता है, कभी कभी युंग दे देता है, तो क्लियर रखना है आपको इसे माइंड में। इन्होंने कितने टाइप की बताई है? इन्होंने 3 टाइप की पर्सनालिटी को बताया है। फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट, यानी जो खुद में खोए रहते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं। सेकंड इज बहिर्मुखी, जो एक दूसरे से मिलते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब दूसरे लोगों से बात करना, दैट इज कॉल्ड बहिर्मुखी। इसके बाद है उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है? अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी, जिसमें दोनों आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड उभयमुखी। क्लियर हो गया। इसमें कुछ ऐसा बताने का है नहीं, आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेनगर की पर्सनालिटी टाइप थ्योरी। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने 6 आदर्शों या मूल्य सुझाव के संदर्भ या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में एक चीज आ जाती है। इन्होंने कितने आदर्श को दिया है? 6 आदर्श को। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, उसकी ट्रिक भी बताऊंगी, तो उसे भी देखते हैं। इन्होंने जो 6 आदर्श दिए हैं, फर्स्ट इज है सैद्धांतिक, सेकंड है आर्थिक, थर्ड है सौंदर्य बोधी, फोर्थ है सामाजिक, फिफ्थ है राजनीतिक, सिक्स्थ है धार्मिक। इससे क्वेश्चन कैसा बनता है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको 6 के 6 पता होने चाहिए। इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ, जरूरी नहीं है सीरियल वाइज पता हो, बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ट्रिक देखिए मैंने इसकी क्या लिखी है, आशा राधा से सुंदर,
अब ट्रिक लगाते हैं आशा, यानी अ से हो जाएगा आपका आर्थिक, स से हो जाएगा आपका सामाजिक, र से हो जाएगा राजनीतिक, ध से हो जाएगा आपका धार्मिक, से हो जाएगा सैद्धांतिक एंड सुंदर मतलब सौंदर्य, सुंदर सौंदर्य साउंड कर रहा है सेम जैसा, तो सुंदर का हो जाएगा सौंदर्य बोधि। क्लियर हो गया? आप ट्रिक से याद रख सकते हैं 6 के 6 को। आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि आ का मतलब हो गया आर्थिक, सा का मतलब हो गया सामाजिक, रा का मतलब हो गया राजनीतिक। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मापन की विधियां। कौन कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती हैं वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज आत्मनिष्ठ, सेकेंड इज वस्तुनिष्ठ, थर्ड इज प्रक्षेपीय विधियां। तीनों आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, तीनों के बारे में डिटेल में भी बताऊंगी, तो सारा कुछ देखना है। आत्मनिष्ठ क्या कहता है कि एक समय में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो मापन होता है वो होता है हमारा आत्मनिष्ठ विधि। जैसे कि हम इंटरव्यू में करते हैं, आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू होता है तो 2 लोग सामने बैठ जाते हैं, तो एक बंदा क्या होता है दूसरे से क्वेश्चन कर रहा होता है, तो एक ही व्यक्ति का कर रहा है ये मापन, तो दैट इज कॉल्ड आत्मनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ में क्या हो जाएगा, एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो मापन होता है वो होता है हमारा वस्तुनिष्ठ। ये कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप बच्चों को घर से होमवर्क करने के लिए दे दो, कुछ क्वेश्चंस आपने दे दिए, या आपने मान लीजिए उन्हें ट्रू फॉल्स दे दिए, तो बच्चे लगा कर ला रहे हैं, मतलब काफी सारे बच्चे लगा के रह रहे हैं, आप एक एक की कॉपी चेक करके उसको एनालिसिस करेंगे, उसी के आधार पर उस चीज को बताएंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का क्या हो रहा है, मापन हो रहा है। क्लियर हो गया? प्रक्षेप्य विधियां क्या होती हैं, जिसमें बिना बताए, मतलब बच्चे को बताया नहीं जा रहा है, उसका अप्रत्यक्ष ढंग से क्या लिया जा रहा है, मापन लिया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रक्षेप्य विधि। क्लियर हो गया? तीनों ही बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए। अब इनके बारे में देखते हैं, क्योंकि इनके अपने भी अलग से काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियां आती हैं। देखिए, सबसे पहली है आपकी आत्मनिष्ठ विधि, जिसके मैं पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक समय में एक ही व्यक्ति का मापन होगा। तो पहला है उसमें अवलोकन विधि। देखिए, अवलोकन में क्या होता है, मान लीजिए ये टीचर है, ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, या कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए, तो उनमें से क्या करेगी, किसी भी बच्चे को सडनली उठा के पूछ लेगी, तो वो एक टाइम पे क्या कर रही है, एक ही बच्चे का मूल्यांकन कर रही है या मापन कर रही है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, आँख, कान, नाक, त्वचा के द्वारा व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, और ये प्राचीन विधि भी मानी जाती है। दोनों पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्लियर हो गया? एक समय में एक व्यक्ति का मापन, दैट इज कॉल्ड आत्मनिष्ठ विधि, और इसके पार्ट्स हैं ये। सेकंड, मैंने साक्षात्कार का आपका एग्जाम्पल भी दिया था, यानी कि इंटरव्यू विधि कैसी होती है, मौखिक विधि होती है, क्योंकि 2 बंदे आमने सामने बैठ जाते हैं और एक बंदा दूसरे से क्वेश्चन कर रहा होता है। आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठकर जो मापन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साक्षात्कार विधि। थर्ड है जीवन इतिहास विधि, जिसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन, जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। भाई, जीवन इतिहास से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि बच्चा है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली, उसी के आधार पर उसका मापन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जीवन इतिहास विधि। फोर्थ है आपकी अंतर्दर्शन विधि। इसमें क्या होता है, अपने अंदर दर्शन करना, मतलब खुद को जानना, खुद के बारे में जानना। जैसे कि आज आपने कितना कार्य किया, आज आप कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, यानी खुद के बारे में जानना जहां की बात आएगी, वो होता है अंतर्दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंड। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो ये 4 विधियां थी, ये थी आपकी आत्मनिष्ठ विधि, जो मैंने ये भी आपको बताया था। 3 विधियां हैं, इसकी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि में, जिसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मापन किया जा सकता है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में सबसे पहली विधि है आपकी प्रश्नावली विधि। इसके माध्यम से भी क्या हो सकता है, हम एक समय में काफी सारे व्यक्तियों का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ये दी किसने है, RS वुडवर्थ ने दी है। लिखित विधि है एक। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन दे दिया बच्चे को, मान लीजिए आपने बच्चों को प्रश्न दे दिए और इसका उत्तर आपको कह दिया कि घर से लिख कर लेना, यानी सारे बच्चों को दिए। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपने सभी को दिया, तो यानी कितना, एक से ज्यादा बच्चे का मापन
कर पा रहे हैं हम वहाँ पर। प्रश्नावली विधि भी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। अब देखिए ये नाम से भी स्पष्ट हो रहा है और मैं आपको इसका एक-एक एग्जांपल भी ज़रूर दूँगी। सबसे पहला है बंद प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि बच्चा हाँ या ना में जवाब दे, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गए आपके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए आपके। तो जो ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं दैट इज कॉल्ड बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में क्या होता है, आपने बच्चों को प्रश्न दे दिए और बच्चे उसका उत्तर लिख के लाएंगे अपने शब्दों में, वाक्य के रूप में। क्लियर हो गया। चित्र प्रश्नावली में क्या हो जाएगा कि बच्चों को आपने चित्र दे दिया, उससे रिलेटेड वो उसका आंसर्स लिख के लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड चित्र प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में क्या हो जाएगा कि आप इस तीनों टाइप के प्रश्नों को दे देंगे मिश्रित प्रश्नावली में, दैट इज कॉल्ड मिश्रित प्रश्नावली। चारों क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, सेकंड है आपका निर्धारण मापन विधि। ये किसने दी है? फ्रांसिस गाल्टन ने दी है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन करना, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं सामने बैठे काफी सारे लोगों से, हम पूछ रहे हैं कि चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं, तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। मान लीजिए सामने जो है 20 लोग बैठे हैं, 10 ने कह दिया नहीं है, 5 ने कह दिया है, 5 ने कह दिया दोनों, मतलब है भी और नहीं भी, दोनों चीज होगी। तो इसके आधार पर जो मापन किया जाता है दैट इज कॉल्ड निर्धारण मापन विधि। देखिए इसमें मैंने लिख दिया है, जब सब अपना अपना विचार रखते हैं तब उसका जो मापन कर रहे हैं हम उसे हम क्या कहेंगे? निर्धारण मापनी विधि। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका क्रम निर्धारण मापनी। ये दी किसने है? लुईस थ्रस्टन ने ये दी है। इसमें क्या होता है, गुण व अवगुण के क्रम से निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम बच्चे के गुण और अवगुण को देख रहे हैं। गुण का मतलब हो जाएगा जैसे वो सच बोल रहा है, अवगुण का मतलब हो जाएगा जैसे कि वो चोरी कर रहा है, आलसी है, इस टाइप के जो चीजें होती हैं वो अवगुण में आ जाती है। मतलब गुण और अवगुण के आधार पर जो हम कर्म से निर्धारित करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रम निर्धारण मापनी। क्लियर हो गया। मैंने देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। ये गुण आदर करना, अवगुण हो जाएगा आलसी, चोरी करना। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका समाज मितीय विधि, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दी है आपकी मेरिनो ने। इन्होंने क्या कहा है, जब किसी व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक बच्चे का करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में समाज से राय ले रहे हैं, जैसे कि उसके आस पड़ोस के लोग हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, इन सब से जब वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड समाज मितीय विधि। इसमें ये मत समझिएगा कि एक का ही रोल है। जब हम काफी लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड समाज मितीय विधि। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे शादी, दो लोगों की शादी हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अरेंज मैरिज है मान लीजिए, तो हम लड़के के बारे में पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? उसके आसपास के लोगों से। इसी तरीके से लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो आसपास के लोगों से तो जानेंगी कि कैसी है, कैसी रहती है, ये मतलब ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं उसके स्वभाव के बारे में या कुछ भी ऐसा जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा होता है समाज मितीय विधि। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। अब आपकी जो लास्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये विधियां बताई थी, 3 विधियां बताई थी आपकी, आत्मनिष्ठ भी होगी, वस्तुनिष्ठ भी होगी। अब बात करते हैं प्रेक्षेप्य विधि की। थर्ड हो जाएगा आपका प्रेक्षेप्य विधि। प्रेक्षेप्य विधि जो होती है आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला है आपका स्याही धब्बा परीक्षण। इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये दी किसने है? हरमन रोशन इसके प्रवर्तक हैं। ये है कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के। इसमें क्या होता है, बच्चों को 10 कार्ड दे दिए जाते हैं, उसी के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है, बच्चे के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वो चीजों को भूल जाता है। 10 कार्डों में जो होते हैं, 2 कार्ड जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 3 कार्ड पर बहुरंग का मतलब हो जाएगा मल्टीपल कलर के होते हैं, एंड 5 कार्ड जो होते हैं वो 3 रंग के होते हैं, जिसमें 3 कलर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। इस तरीके से कार्डों की संख्या होती है, बच्चे को दी जाती है, उसमें चित्र बने होते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें क्या बना हुआ है। तो ये चीज हमारी किसमें होती है? अचेतन मन के अध्ययन के लिए की जाती है। इसमें ज्यादातर राइटर पूछ लेते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण के राइटर कौन है, तो वो है आपके हरमन रोशन। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं TAT टैट। इसका फुल नेम जो है वो है टेक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका जो परीक्षण है वो किया है मार्गन एवं मुरे ने। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। जो एक कार्ड होता है वो कोरा होता है,
10 कार्ड पर स्त्री होती हैं, 10 पर पुरुष होते हैं, और 10 पर क्या होते हैं, दोनों होते हैं, स्त्री भी होती है पुरुष भी होते हैं। तो क्लियर हो गया। इस टाइप से आपको चीजें दे दी जाती हैं बनाने के लिए, तो वो चीज दे दी, तो वो चीज होती है इसके अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका नाम है CAT, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ये दिया है आपके लियोपोल्ड ब्लैक ने, और इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं SAT सेट, यानी कि सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। ये भी इसके प्रवर्तक कौन है, लियोपोल्ड ब्लैक ही हैं, और इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। क्लियर हो गया। आपकी मैंने तीनों विधियां बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, चाहे वो आत्मनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठ हो या प्रक्षेपण विधि हो। ये तीनों विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुआ है, तो आपको तीनों विधियों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखते हैं अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इसमें क्या क्या चीजें देखने को आपको मिल जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी ना किसी रूप में भिन्न होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, उनमें भी किसी ना किसी रूप में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो किस रूप में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो उनकी आदतें हो, रुचियां हो, अभिवृत्ति हो, रंग हो, रूप हो, आकार हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो देखने को किस में मिलती है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न है। सभी व्यक्तियों की आदतें, रुचि, अभिवृत्तियां अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से वे सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किस किस टाइप में होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, रंग में हो सकते हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, इस टाइप से। रूप में हो सकते हैं, आकार में हो सकते हैं, बुद्धि में, रुचि में, स्मृति में, बुद्धि। तो ये सारी जो चीज, इनके आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। सबसे पहले जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1869 में। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो वो है आपके फ्रांसिस गाल्टन। 1869 में इन्होंने किया था। इन्होंने एक पुस्तक दी है जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस, जिसमें इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी बताया है। मापन जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का, वो मात्रात्मक व संख्यानात्मक होता है, गुणात्मक रूप में नहीं होता है। तो ये चीज भी आपको माइंड में अपने फिट करनी है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब देख लेते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। देखिए इसको मैंने पॉइंट वे में लिया है, क्योंकि आप इसके नाम से भी ना स्पष्ट कर जाएंगे कि किस टाइप का किस में आएगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने लिया है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता वही है, बॉडी की बात की जाए, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो इस टाइप की जो चीजें देखने को मिलती है वो मिलती है हमारे शारीरिक विभिन्नता में। इसके बाद बात करते हैं मानसिक विभिन्नता की। भाई सबकी विचार जो होती हैं, सबकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती। कोई पिछड़ा बालक होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कि मानसिक क्षमताएं अलग अलग होगी। प्रतिभाशाली की अलग होगी, सृजनशील की अलग होगी, क्रिएटिव की अलग होगी। तो ये सारी चीजें जिसमें होती हैं वो मानसिक विभिन्नता में देखने को मिलती है। वैचारिक यानी सबके विचार, थॉट अलग अलग होगी। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछें तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, किसी का आंसर सेम हो इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक, यानी कि आपके इमोशंस के आधार पर जैसे को मिलती है। कोई ज्यादा खुश रहता है, कोई ज्यादा खुश मिजाज का बच्चा होता है, कोई जो होता है ज्यादा रोने वाला होता है। तो इस टाइप में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। रुचि के आधार पर सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग चीजों में होता है। सीखने की गति में भी कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। व्यक्तित्व में भी जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, 3 टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। अंतर्मुखी हो गया जो अपने में ही खोए रहे, बहिर्मुखी हो गया जैसे कि जो दूसरों से भी इंटरेक्शन कर सके, और उभयमुखी की बात की जाए तो जो दोनों में हो जाती है, तो वो होते हैं हमारे व्यक्तित्व। चारित्रिक में देखने को मिल जाती है, लैंगिक में यानी गर्ल्स बॉयज की बात की जाए, आर्थिक में देखने को मिल जाती है, धार्मिक। सब धर्म के लोग अपने अलग अलग चीजों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं। तो ये ना आपको नेम से भी पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इनको ज्यादा डिटेल में नहीं लिया और ना ही आपको जरूरत है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए,
अब है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल के डिफरेंसेस के जो कारण है वो क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए सब चीज़ हो सकती है, आपकी हेरिडिटी भी हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है, आपके जेंडर भी हो सकता है, आपकी बुद्धि भी हो सकती है, शिक्षा भी हो सकती है, परिपक्वता मैच्योरिटी भी हो सकती है। तो सारे टाइप में क्या होती है, आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण जो होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताएं की जो विधियां होती हैं उन सभी को हम इसी वीडियो में सारी कंप्लीट कर देंगे। तो उस वीडियो इसको देखते हैं आप। सबसे पहले आपकी व्यक्तित्व विभिन्नता की जो शिक्षण विधि है वो है आपकी मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि देखिए ये मैंने आपको शिक्षण वीडियो में भी कवर करवा दिया है, लेकिन इसका भी ये पार्ट है तो मैं सोच रही हूँ इसमें भी आपको कंप्लीट करवा दूं। आपकी दो जगह से हो जाएगी। इसमें अगर आप सोचोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। मैंने शिक्षण वीडियो को एक वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। अब देखिए सबसे पहले दी है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि जो दी है वो दी है आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने। ये कहाँ की निवासी थी? इटली की। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे की जो भाषा है, मतलब बच्चे को जो शिक्षा सिखाई जाए वो उसकी कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाए। इसमें जो होता है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने लिया है और मंदबुद्धि बालकों के लिए ये इन्होंने ली है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखिए मैंने वही चीज ली है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरी पूरी थ्योरी कराने से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन जो कि आपके फ्रोबेल ने दी है। बाल उद्यान विधि भी इसको बोला जाता है। प्रतिपादक फ्रोबेल है। कौन से देश से थे? ये जर्मनी से। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों पर इन्होंने ये किया है, मतलब 4 से 8 तक के वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनके लिए उपयोगी है। इन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय जो होता है एक बगीचे के समान है। शिक्षक का स्थान जो होता है वो माली की तरह है और बच्चे का स्थान एक पौधे के समान है। जिस तरीके से माली जो होता है अपने बगीचे को सींचता है, उसकी ग्रोथ करता है, उसी तरीके से एक शिक्षक का काम भी यही होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से उनका डेवलपमेंट करे। तो ये चीजें किसने बताई है? फ्रोबेल ने। गार्डन के समान माना है। तो नेक्स्ट है आपका खेल विधि। खेल विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक। इन्होंने अपनी बुक दी है प्ले वे। खेल विधि से स्पष्ट हो रहा है खेल खेल में शिक्षा। और ये जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है अंग्रेजी शिक्षण हेतु। ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट विधि। इसको हम योजना विधि भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है किलपैट्रिक। ये विधि जो होती है करके सीखने पर बल देती है, मतलब बच्चा खुद से करके सीखे, स्वयं करके सीखे, ताकि वो अपनी गति क्रिया से सीखे, ताकि वो अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है आपकी डॉल्टन विधि जो दी है हेलन पार्कहर्स्ट ने। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो होता है स्वाध्याय वही चीजें स्वयं करके सीखे, और इन्होंने कहा है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ये नहीं उसमें टाइम बाउंडेशन लगा दी जाए कि आपको इस टाइम में ये कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि आपको ये कार्य करना है, तो फिर उसे वो कैसे ही करे, अपनी सोच से, समझ से, शिक्षक के सहयोग से। तो ये सारी चीजें किसने बताई है? हेलन पार्कहर्स्ट ने बताई है। नेक्स्ट विधि है आपकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो दी है आपके बीएफ स्किनर ने। इन्होंने क्या कहा है, जो आपकी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर उसे पढ़ाया जाए। जैसे कि कोई बड़ा सा टॉपिक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बच्चे को पढ़ाया जाए, और समय सीमा का कोई बंधन ना हो। वही चीज जैसे कि मैंने भी ऊपर बताया आपको, कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी ना रखा जाए बच्चे के ऊपर। और ये जो उपयोगी है पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है, और स्वय गति से बच्चा सीखता है, अपनी गति से अपने अनुसार करके सीखता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका बेसिक शिक्षा प्रणाली जो कि आपके दी है महात्मा गांधी ने। इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास किया जाए। बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? हस्तकला, यानी बच्चा जब उसी चीज को खुद करके सीखेगा। बाल केंद्रित शिक्षा है और निःशुल्क शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। देखिए मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से शिक्षण वीडियो में कवर करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका इकाई या बिनीटिका प्रणाली। ये दी है आपके डॉक्टर कॉल्टन बाशबर्न ने। इसमें क्या कहा गया है कि अध्यापक का जो रोल होता है वो मार्गदर्शक के रूप में होता है। इसमें भी इन्होंने यही बताया कि विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ाया जाए, बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। और इसके अंदर एक चीज और बताई दी गई है कि बालक को ग्रेड दिए जाएं।
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिएगा। किसमें कही है ग्रेड की बात? बिनेटिका या इकाई प्रणाली में। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपकी ड्रेकोली विधि। ड्रेकोली विधि में क्या होता है? ये सोवियत ड्रेकोली जो है इसके प्रवर्तक हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है? उदार शिक्षा की इन्होंने बात की है, सामाजिक भावना का विकास हो, रुचि और क्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, वातावरण की प्रकृति को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत अच्छे से लिखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम खोज विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या होता है? बच्चा जिज्ञासु और क्रियाशील होता है, बच्चा खुद करके सीखता है। खोज विधि से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा खुद ही खोज रहा है, चीजों को खुद ही समझने की कोशिश कर रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका मॉरिसन योजना, यानी कि मॉरिसन योजना दी है आपके H.C. मॉरिसन ने। इसमें क्या होता है? इकाई कार्य पर बल दिया जाता है और निर्देशित, यानी बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो कार्य करता है। क्लियर हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में क्या हो जाएगा कि ये जो होती है डाल्टन प्रणाली और बिनेटिका प्रणाली की जो होती है मिलीजुली रूप होती है। इसमें भी छात्रों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर जो होती है आपकी शिक्षण विधियां सारी कंप्लीट होती है, यानी कि आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करने वाले हैं हम बुद्धि की। देखिए, बुद्धि टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में, जो आपको ऊपर शो हो रही है, इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को दोबारा लेकर आऊँ तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट कर देना। वैसे आपका इससे काम हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करवाया है। यहाँ पर मैं आपकी सेकंड यूनिट को कंप्लीट करी, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आपकी जो सेकंड यूनिट में 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सेकंड इज पर्सनालिटी एंड थर्ड इज बुद्धि। 3 टॉपिक ही आपके सेकंड यूनिट में देखने को मिलते हैं। मैंने तीनों ही आपको कवर करवा दिए हैं। आप बुद्धि को यहाँ से जरूर देखिएगा, और नहीं अगर आपको चाहिए, दोबारा से चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं नीचे कॉमेंट कर देना, मैं दोबारा से लेकर आ जाऊंगी बुद्धि का टॉपिक। आपकी यहाँ पर सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसे भी इन चीज़ की ज़रूरत है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।